एवरेज का पार्ट थ्योरी सब अच्छा से आ गया है। थ्योरी को अच्छा से समझ लिया तो एवरेज भूगोल चैप्टर माना जाता है, समझा। तो ये बतलाओ, एवरेज का अर्थ जान गया है ना। एवरेज एक व्यक्ति के बारे में बतलाता है, एवरेज एक वस्तु के बारे में बतलाता है ना जी। एक देखो, औसत का मतलब वास्तविक वैल्यू नहीं होता है। वास्तविक वैल्यू का अर्थ जैसे देखो ABCD, 4 गेस्ट आया किसी के परिवार में, या 4 भाई है। ध्यान से देखो एक बार फिर, A 6 रोटी खाता है, B 8 रोटी, C 7 रोटी और D 10। चारों आदमी मिला करके कितना रोटी खा रहा है? 10 7 17 8 25 और 6 31, 32 कर दो। तो इसके लिए चलो इसको 11 कर देते हैं, तब भाग देने में ठीक रहेगा। B 11 रोटी खाता है, C 7 रोटी, B 8 रोटी, A 6 रोटी। ये चारों भाई है। तो 4 भाई में कितना रोटी खा रहा है एक टाइम में? तो 11 7 18 8 26 6 32 रोटी खा रहा है। तो आदमी कितना है? ये हो गया तुमको क्या? डाटा हो गया। डाटा का मतलब आंकड़ा। जैसे A 4 आदमी है और चारों आदमी के खाने का डाटा क्या है? तो पहला 6 रोटी खाता है, दूसरा 8। तो डाटा किसको कहेंगे, समझ गया। तो टोटल डाटा को जोड़ दो और जितना आदमी है उससे भाग दे दो। तो 1 2 3 4। तो अब देखो 4 आदमी में 32 रोटी खा रहा है, 4 भाई में। तो 4 भाई में 32 रोटी खाता है, इसीलिए एक भाई में 32/4 बराबर 8। यानी प्रति भाई के हिसाब से अगर 8 रोटी बने तो 4 भाई है, 4 भाई में 8 तो का 32 रोटी बनेगी। तो 32 रोटी बनेगी तो इसका अर्थ हुआ प्रति भाई एवरेज औसत हो गया 8 रोटी खाता है। खाने का औसत क्या हुआ? 8। प्रति भाई के हिसाब से 8 रोटी बनेंगे, जबकि वास्तविकता क्या है? A 6 खाता है, B 8 खाता है, एग्जैक्ट डाटा के बराबर। C 7 खाता है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर 8 बना ले, फिर D मान लो 11 खाता है, 8 नहीं खाता है। तो औसत क्या बतलाता है? जो प्रति व्यक्ति पर कितना हिस्सा आता है, चाहे जितना खाई अलग बात है, समझ रहे हो बात। तो प्रति व्यक्ति या प्रति वस्तु पर जो डाटा निकालेंगे वही हो जाएगा एवरेज। हम कहेंगे एवरेज 8 रोटी खाता है प्रति भाई के हिसाब से। तो कितना भाई है? तो 3 भाई है तो 24 बनेगा, 4 भाई है तो 8 तो का 32 रोटी बनेगी, 5 भाई है तो 8 पंचे 40। एक नियम याद रखना, एक पर जो डाटा निकालेंगे वही वास्तव में औसत होगा। अब जैसे ये कहे 4 भाई के द्वारा खाई गई रोटी का औसत 8 है, तो भाई कितना है? 4। तो कितनी रोटी बननी चाहिए? तो आदमी 4 और एक पर 8 रोटी, औसत 8 रोटी खा रहा है और 4 आदमी है। तो इसका मतलब 4 8 32 रोटी बनाओ। यानी दिए गए संख्या को जो कितना डाटा है और औसत को गुना कर दो तो टोटल रोटी प्राप्त हो गई। समझ रहा है ना। औसत को कितना डाटा का संख्या है उससे गुना कर देंगे तो टोटल रिजल्ट आ जाता है ऐसी बात। एक लड़का को फिजिक्स में मान लो 10 नंबर आया 15 में, सी से केमिस्ट्री में 15 में 12 नंबर आया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मान लो 15 में 15 आया, और फिर मान लो मैथ में 15 में 15 आया। विषयों की संख्या 1 2 3 4 हो गया। यानी ये चारों का नंबर का डाटा दिया हुआ है
विषय गिनती में 1 2 3 4 हो गया, विषय की संख्या 4। अब 4 विषय में कुल कितना नंबर, तो 15 दूनी 30 और 12 42 10 52 नंबर है। तो 4 विषय में 52 नंबर आया, इसीलिए एक विषय में 52/4 यानी 13 नंबर। तो हम कहेंगे उस विद्यार्थी का प्रति विषय का औसत 13 है। तो कहेंगे कितना विषय है, तो 4 विषय, तो प्रति विषय यानी एक विषय पर एवरेज औसत नंबर 13 आया। तो 4 विषय पर कितना आया, तो 1 पर 13, तो इसलिए 4 पर 13 गुने 4 यानी 52। तो औसत ये हमको अगर 13 दिया हुआ है और डाटा 1 2 3 4 है, तो डाटा की संख्या से औसत को गुना कर दो तो टोटल रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। बोलो, समझा इसको? तो इसका काम आएगा तुमको दूसरे हिसाब में। पहला हिसाब देखो, आंसर 1, 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा? दी गई संख्या का गुणनखंड किसे कहते हैं, ये मालूम है? मान लो कोई संख्या 40 है, तो 40 का गुणनखंड किसे कहेंगे? तुम लोग को मालूम है, इधर ध्यान दो। जैसे 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो 24 का सभी गुणनखंड क्या होगा? तो इससे अच्छी बात है जड़ को ही समझ लो। किसी भी दी गई संख्या का गुणनखंड किसे कहते हैं? जैसे 40 का गुणनखंड किसे कहेंगे? तो 40 का गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है, पूर्ण रूप से, यानी शेष में शून्य आवे। तो अगर हम लोग कहेंगे, छोटा उदाहरण लो, 15 का गुणनखंड किसे कहेंगे? तो 15 का गुणनखंड उन संख्याओं को कहेंगे जो संख्या 15 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। तो कौन कौन सी संख्या है जो 15 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा? तो 15 में 1 से भाग दो तो विभाजित हो जाएगा। 15 को 2 विभाजित नहीं कर रहा है पूर्ण रूप से, लेकिन 15 को 3 विभाजित कर रहा है। तो पहला गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 3। 15 को फिर 4 नहीं विभाजित कर रहा है, लेकिन 15 को 5 विभाजित कर रहा है। तो तीसरा क्या होगा? 5 होगा। और 15 को कौन विभाजित कर रहा है? 15 को 15 विभाजित कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। जैसे 3 15 को विभाजित कर रहा है, तो 15 में 3 से भाग दो तो 3 पंचे 15, शून्य आ गया पूर्ण रूप से विभाजित। 15 में 1 से भाग देंगे तो 1 को 15 से गुना करेंगे 15, 1 भी पूर्ण रूप से विभाजित करता है, 3 भी करता है। 5 से भाग दो तो 5 या 15 पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। अब 15 में 15 से भाग दो तो 15 का 15, 15 को 15 भी विभाजित कर रहा है। तो चौथा हुआ 15। तो इसका अर्थ हुआ, ध्यान से सुनो, दी गई संख्या का गुणनखंड क्या बतलाता है? दी गई संख्या का गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्या 15 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। समझा? तो 15 को मान लो तो x मान लो, x 15 को x मान लेंगे। इसका गुणनखंड जैसे मान लो 1 को x1, 3 को x2, 5 को x3, 15 को x4। अगर x का गुणनखंड x1, x2, x3, x4 है तो इसका अर्थ हुआ x को x1 पूरी तरह विभाजित कर देगा। 1 कर रहा है, 1 को माने x1। अगर x का दूसरा गुणनखंड x2 है, यानी 15 का जैसे 3 है, तो इसका अर्थ है x2 में x को
x2 पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा ना। तो इसी तरह ये भी यही बात कही जाएगी। तो दी गई संख्या का गुणनखंड ऐसी संख्या होता है जो संख्या दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। देखो ये ऐसा खतरनाक चैप्टर है जो ज्योमेट्री से कम नहीं है, इसलिए एक एक बात को अच्छी तरह समझते जाओ, नहीं तो लास्ट में जो इसका टॉपिक है साबित करे कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उन सब में इसी सब का काम आएगा। छोटी छोटी बात को तब तुरंत मिनट नहीं सेकंड में समझोगे। तो इसका अर्थ हुआ किसी भी संख्या का गुणनखंड किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनेगा। तो अगर कोई संख्या x हो या दी गई संख्या x का गुणनखंड अगर a b c है तो x को a b एवं c पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। समझ लोगे तो परिभाषा को तो जैसे तैसे भी लिखेंगे तो अर्थ वही निकलेगा। तो बोलो, क्वेश्चन रहा दी गई संख्या का गुणनखंड या किसी संख्या का गुणनखंड किसे कहते हैं। इसमें इसका काम है पहला में, तो एक नया क्वेश्चन पहले ये लिखो, चलो समझो इसको। किसी संख्या या पद या एक से अधिक पदों का गुणनखंड किसे कहते हैं। तो पहले संख्या पर चर्चा करो, ये कर भी चुके हैं। तो किसी दी गई संख्या या पद या पदों के समूह का गुणनखंड उसे कहते हैं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। जैसे मान लो 30 का गुणनखंड बराबर, अब 30 को कौन कौन सी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, तो वही उसका गुणनखंड होगा। तो एक सबका गुणनखंड होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देता है। 1 लाख में 1 से भाग दो तो भागफल 1 लाख आएगा, रिजल्ट। कोई भी संख्या बोलो उसमें 1 से भाग लगता ही है। तो किसी भी संख्या का एक जो है गुणनखंड होता ही है, इसके अलावा और जितना हो। तो जैसे 30 का गुणनखंड का अर्थ हुआ ऐसी संख्याओं का समूह, चाहे एक हो या एक से अधिक संख्याएं हो, जो 30 को पूर्ण रूप से काटेगा, विभाजित करेगा। तो 30 को देखो, एक विभाजित कर रहा है, बोलो 2 से भाग लगेगा, विभाजित होगा। 15 दूनी 30, 2 विभाजित करेगा। तो 30 का दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा 3 भी विभाजित करेगा। 3 से भाग दो तो 3 दाइन 30, तो 3 हो गया, 4 होगा। 30 को 4 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है। 5 होगा, 5 छके 30, तो 5 हो गया। फिर 6 पंचे 30, 6 भी होगा। फिर 7 8 9 नहीं होगा, 10 होगा। फिर 15 दूनी 30, 15 विभाजित करता है। 15 के बाद सीधे 30। तो 30 का कितना गुणनखंड, कितने गुणनखंड होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 30 के 8 गुणनखंड होते हैं और हर एक गुणनखंड 30 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। इस उदाहरण को समझ गया। अब देखो यहाँ हम लिखे हैं किसी संख्या या पद, तो संख्या का तो उदाहरण हो गया। अब पद का अर्थ क्या हुआ? जैसे देखो दूसरा उदाहरण देखो तो x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा? जो भी होगा वह x स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। तो x स्क्वायर को पद कहो, संख्या तो नहीं है, इसको पद कहो। इसी तरह मान लो 6x³ का गुणनखंड क्या होगा? देखो इधर x स्क्वायर को क्या क्या विभाजित कर रहा है बोलो तो x स्क्वायर में 1 से भाग दो, तो x स्क्वायर, 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर 0।
इसका मतलब एक होगा, दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग दो तो ये कट करके एक एक्स रह जाएगा। इसका मतलब एक्स इसका दूसरा गुणनखंड होगा। जो एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक्स से तो रिजल्ट हमको एक्स आएगा, भागफल शेष में शून्य आएगा। 6x³ का क्या होगा गुणनखंड, बोलो। 6x एक का तो गुना है ही, तो एक 6 अंक है ना, पावर तो 2 से भी भाग लगेगा इसमें, 2 से भाग लगेगा, 2x नहीं लगेगा। यहाँ x का पावर क्यूब है, 2x से भाग लगेगा। अब 6x³ बटा 2x तो 2 तिया 6, ये हो गया x स्क्वायर, 3x², यानी x 2 नहीं होकर के 2x होगा। फिर देखो 3x से भाग लगता है तो 6x³ इसमें 3x से भाग दो तो 3 को 2 से गुना करेंगे तब 6, x को x² से गुना करेंगे तो x³, तो इसे गुना करो 3 दूनी 6, x से x² को गुना करेंगे x³, शेष में बच गया 0। यानी 6x³ को क्या काट रहा है, तो 3x भी पूर्ण रूप से काट रहा है। बात को समझ रहा है? नहीं समझने पर बोलना है। आगे बोलो, 3x के अलावा और क्या होगा इसमें? और यही होगा, और कोई नहीं होगा। तो और 2x होगा, 2x² से भाग नहीं लगेगा। पावर सोचा कितना होगा इसका, होगा पावर से भी भाग ले। यहाँ 1 है तो 2x से भाग लगेगा, 2x² से भी। देखो ये उदाहरण ऊपर में लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उदाहरण नंबर 2, 2x³ के कितने गुणनखंड होंगे, क्वेश्चन के रूप में है, आंसर दे। तो गुणनखंड का अर्थ ही होता है दिए गए पदों का गुणनखंड। ऐसा पद होगा जो दिए गए पद को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। 6 बोले थे ना यहाँ, 6 बोले थे। अब देखो पहला क्या क्या होगा, पहला तो 1 होगा, ध्यान देते जाओ। अब देखो 6x³ में एक बार 2x से भाग दो तो 2 तिया 6, x³ को काटेगा तो x² हो जाएगा। तो पहले ये 1 के बाद हो गया 3x², नहीं मतलब 2x 6x³ को पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया, रिजल्ट में 3x² आया, यानी 2x दूसरा होगा, तो दूसरा हुआ 2x। तीसरा बोलो। अब तीसरा देखो, 6x³ को में तू 2x² से भाग दो तो 6 में 2 से भाग देंगे 3, x³ यहाँ x² है यानी x से गुना करो तो 2 तिया 6 x³ 0 आ गया। तो दूसरा गुणनखंड कौन सा हुआ, 3x। मान जी नहीं 6x³ को कौन विभाजित कर रहा है, क्यूब होगा। ये तो रिजल्ट भागफल हुआ 2x²। इसका गुना हो जाए। हाँ, 6x³ को 2x² पूर्ण रूप से विभाजित करता है और भागफल 3x आता है, शेष 0। तो दूसरा क्या होगा, 2x² होगा, इससे आगे वाला 2x²। ये बोलो तो 2x² से नहीं भाग दे करके 2x³ से भाग दो तो तब लगता है भागा, तब ये 3 होगा, सिर्फ 3 2 तिया 6x³, फिर वहाँ पे 3 है 0 यानी 3 भी होगा। ये तो 2x फिर 2x² फिर 2x³ से भाग दिए। इसी तरह 3x से भाग दे सकते हो तो 3x से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, यहाँ x है यहाँ x³ है
तो 2x², 3 दूनी 6, x² गुना करेंगे x³ 0, यानी 3x 6x³ को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, तो आगे वाला 3x होगा। तो इसी तरह तुमको 3x² भी होगा, और इसी तरह 3x³ से स्क्वायर, मान लो यहाँ स्क्वायर दिए तो 3x² काट रहा है ना 6x³ को, 6x³ बटा 3x², 3 दूनी 6, x² यहाँ x³ है तो x, यानी 3x² भी 6x³ को पूर्ण रूप से काट रहा है, तो 3x² होगा। इसी तरह 3x³ से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, x³, यानी 3x³ भी विभाजित कर रहा है, तो 3x³ मतलब किसके कितने गुणनखंड होंगे इसकी जानकारी देना है। तो इस तरह से 6x से एक बार भाग दो, 6x भी 6x³ को काटेगा, निश्चित रूप से काटेगा, दूसरा 6x² काटेगा, तीसरा 6x³ काटेगा तो 1 होगा। अब देखो 6x का पावर क्यूब के कितने गुणनखंड हुए, तो गिनती कर लो तो 3, 3, 6, 3, 9, यानी दी गई संख्या का गुणनखंड है ना, ये सब गुणनखंड, दी गई संख्या का गुणनखंड, ये पद है, संख्या तो 6 है, x है, दिए गए पद का गुणनखंड, ऐसा पद होता है, कोई भी पद ले लो, जो पद दिए गए पद को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, रूट में भी होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। बात को समझ रहा है? अब उदाहरण तू तीसरा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो देने जा रहे हैं, a² माइनस b² को कौन काटेगा बोलो? a² माइनस a माइनस b का होगा। फुला होता है ना, बेसौ जबरा पढ़ा दिए बेवकूफ, a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका अर्थ है a² माइनस b² में, जैसे देखो ये 56 है, मान लो कल्पना करो इसका वैल्यू 56 है, ठीक है, मान लो ये पूरा पूरी 56 है, तो 56 7, 8, 56 होगा। 56 को हम 7 गुने 8 लिख सकते हैं। ये 7 56 को काट रहा है, किससे? तो 8 से, 7, 8, 56, यानी 7 से भागा देंगे तो 56 को 7 पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा, और अगर 8 से भागा देंगे तो 8 7 56, ये 7 प्राप्त होगा, 8 भी विभाजित कर देगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 56 है। तो समीकरण जो सीखे हो, जैसे 7 गुने 8 बराबर 56, इसीलिए 7 बराबर कितना होगा 56, गुना का चिन्ह है तो 8 नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह तू देखोगे ये a² माइनस b² को ये a प्लस b पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, इसका मतलब a प्लस b a² माइनस b² का पहला गुणनखंड होगा। a माइनस b a² माइनस b² को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है, रिजल्ट में हमें a प्लस b प्राप्त होगा। जैसे अभी जस्ट बोले हैं 56 7 गुने 8, 8 गुने 7, तो a² माइनस b² को ये a प्लस b से भाग दोगे तो तुमको a माइनस b मिलेगा। कैसे? जैसे 56 में 8 से भाग दोगे तो 7 मिलेगा ना। तो इसी तरह a² माइनस b² में भागा ई सिखाए हैं तुमको? नहीं, तो चलो बहुपद आगे वाला चैप्टर सीख जाओगे, फिलहाल समझ रहे हो। तो इसी तरह a² माइनस b² में a माइनस b से भाग दोगे ना तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा a² माइनस b², और भागफल के रूप में हमें a प्लस b मिलेगा।
ठीक उसी तरह जिस तरह 56 में 7 से भाग देंगे तो 56 को ये 7 पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा और रिजल्ट में 8 मिलेगा। 7 8 56। तो गुणनखंड वस्तुतः क्या चीज है इसको समझा। गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड या पदों के समूह, देखो पहला पद प्लस ए स्क्वायर, दूसरा पद माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ एक से अधिक पद है, 2 पद है, तो पदों के समूह को परिभाषा में लिखा है ना, पदों के समूह को या किसी एक पद को या किसी एक संख्या को जो संपूर्ण रूप से विभाजित कर देगा वही उसका गुणनखंड कहलाएगा। क्योंकि अगर पूछा जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणनखंड है, तो तुरंत हम देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी से भाग दो, तो देखोगे पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया और रिजल्ट हमको आया a माइनस बी के रूप में। तो इसका अर्थ है ये इसका गुणनखंड ये है और इसका गुणनखंड ये भी है। तो इस उदाहरण में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पहला गुणनखंड बराबर ए प्लस बी तथा दूसरा गुणनखंड ए माइनस बी है। यानी गुणनखंड दिए गए पदों के समूह को संपूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो मेरे विचार से गुणनखंड पर अच्छी तरह समझ गया होगा। ये दोनों अगले ही पार्ट में रहने दो।